हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंद चीन का। ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक बोल ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं आगे हिंद चीन किसे कहते थे, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को के कल्चर को या संस्कृति को जो कि चाइना और हिंदुस्तान से प्रभावित था, इसलिए उसका नाम हिंद चीन पड़ा। समझ में आया। और आप लोग ये भी पढ़े हैं कि चीन जब जब भी शक्तिशाली हुआ तोकिन और नाम को अपने कब्जे में लेता था। फिर जैसे ही चाइना राष्ट्रपति या चाइना जो भी राजा था वहाँ का जो कमजोर होता था, तो धीरे धीरे फिर क्या हो जाता था, उसका आजादी मिल जाती थी, वो आजाद हो जाता था। उसी का अगला वीडियो है। तो चलिए, फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। तो फ्रांस का उपनिवेश स्थापना, उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपना अधिकार में दे, खाली अधिकार नहीं, राजनीतिक अधिकार, उसका हर चीज में हस्तक्षेप करने लगे। समझ में आए, तो उसी को कहा जाता है उपनिवेश। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रक्रिया उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। यानी ये जो डच एवं ब्रिटिश कंपनियां था, ये जो कंपटीशन कर रहा था, इसी वजह से चाह रहा था उसको अपने अधीन ले लें। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे, और भारत में जो था फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड था। चीन में जो था उसका जो व्यापारिक जो है कि प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीटर जो था चाइना में, कौन था उसका? इंग्लैंड था। इसका फ्रांस का। अब देखियो कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन में सबसे पहले तो पुर्तगाली आया था बाबू, उसके बाद डच आया, उसके बाद इंग्लैंड आया था, फ्रांस आया। और कोचीन जो है कि 1862 में आया, कंबोडिया 1863, अन्नाम 1884 और लाओस 1904। फ्रांसीसियों ने व्यापारिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। और फ्रांसीसी जो व्यापारिक शोषण करना शुरू किया, तो व्यापारिक नगरों और बंदरगाह, बंदरगाह समझते हैं ना, जहाँ पे पानी की जहाज रुकती है। और एक से अनेक बंदरगाह को क्या कहा जाता है? बंदरगाह को पत्तन कहा जाता है। उसके बाद उसने भीतरी ग्रामीण इलाकों में भी किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। जब ये शुरू कर दिया, जब इस पर अपना काबिज हो गया, तो फिर किसानों के बीच में जाकर के वहां पे गांव में घुस करके उसका शोषण शुरू कर दिया। अब देखो, तोकिन तोकिन के मतलब तोकिन का जीवन आधार लाल घाटी था। तोकिन का जीवन आधार, तोकिन का जीवन आधार क्या था बाबू? लाल घाटी था। क्या था? लाल घाटी। और जबकि कंबोडिया मैकांग नदी का मैदानी क्षेत्र एवं कोचीन चीन का मैकांग का डेल्टा क्षेत्र था। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती थी। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का विकास किया। यानी कि नहर का विकास किया। जब पानी अच्छा खासा जाने लगे तो धान की खेती बढ़िया होने लगी। दलदली भूमि और जंगलों में कृषि को बढ़ाया जाने लगा। यानी कि दलदली भूमि को सुखा करके वहां पे कृषि करने लगा और जंगलों को काट करके कृषि करने लगा। इन प्रयासों का फल था कि 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा चावल उत्पादक यानी चावल निर्यातक देश बन गया। यानी कि विश्व में, पूरे विश्व में वियतनाम तीसरा चावल निर्यातक यानी कि भेजने वाला, बेचने वाला देश बन गया। रबर, बागानी, फार्मिंग, खानों मजदूरों से एक तरफा अनुबंधन व्यापार व्यवस्था पर काम लिया जाता था। एक तरफा अनुबंधन का मतलब होता है यानी कि मजदूरों को क्या किया जाता था? बंधुआ बना लिया। बंधुआ मतलब समझते हो? खाली खाना देगा, बस हो गया, तुमको कोई भी आजादी नहीं देगी, हमेशा काम करवाया जाएगा। जमींदारी अपनी विकृत रूप से आ चुकी थी। यानी जमींदारी जो है कि धीरे धीरे उन लोगों का खत्म होते जा रहा था। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर हो रहा एवं विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाया गया जाने लगा। इसलिए कि जब कोई भी देश तरक्की करेगा तो उससे सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए मालूम है? अंग्रेज भी रेलवे लाइन बिछाई भारत में। क्यों? वो अपना बेनिफिट के लिए, भारतीयों के बेनिफिट के लिए नहीं। क्योंकि माल को, भारी माल को ले जाने के लिए बंदरगाहों तक कौन चीज की जरूरत पड़ती थी? ट्रेनों की जरूरत पड़ती थी। किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था बाबू। बहुत ज्यादा किसान और मजदूर जो है कि धीरे धीरे अब टैक्स ज्यादा लाद दिया। अब खेत में मान लो कि 5 क्विंटल धान हो रहा है, अब तुम जो है कि वहां पे 5 क्विंटल का, 1 क्विंटल छोड़ करके 4 क्विंटल का टैक्स बैठा दोगे, किसान क्या करेगा? पूंजी कहाँ से लाए? एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं। जैसा कह रहे हम वैसा करो तुम, नहीं तो फिर सोच लो।
जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था। मालिक जो था उसको असीमित अधिकार प्राप्त था। अब तक वहाँ के लोग चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे थे। जितने लोग थे पहले तो चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे थे। अब फ्रांसीसी क्या किया, आते आते वो अपना भाषा शुरू कर दिया। उसके बाद उन्हें फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने लगे, ताकि आप चीनी भाषा में शिक्षा मत लो, इसमें दो, फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा हासिल करो। आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया, यानी जनरली जो आदमी था, जैसे गरीब, किसान, मजदूर, उन लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रखा था, मतलब उसको दूर रखता था। ये लोग अगर पढ़ लेगा तो गरीबों का बच्चा आवाज उठाएगा तो हमारी सरकार गिरेगी। समझ में आया? इसी वजह से ये क्या किया मालूम है, आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया। हिंद चीन में बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता था बाबू? कॉलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कॉलोन कहा जाता था। 1920 के दशक में विद्यार्थियों ने पार्टियां बनाना शुरू कर दिया। 1920 के दशक में विद्यार्थियों ने पार्टियां बनाना शुरू कर दिया। और एक हनोई विश्वविद्यालय है, हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना ही फ्रांसीसी शोषण का पराकाष्ठ थी। मतलब हनोई एक विश्वविद्यालय था जिसमें यहाँ के आम जनता, आम गरीब लोग जो है कि शिक्षा प्राप्त करते थे, उसको क्या कर दिया मालूम है? बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जो है कि लोग समझ गया कि हमारे विद्यालय को बंद करना समझ जाओ स्टूडेंट के दिलों पर प्रहार करना, स्टूडेंट के लाइफ में प्रहार करना के बराबर था। इसी वजह से स्टूडेंट